अस्सलामुअलैकुम। मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का 1 बरस मुकम्मल होने पर आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। 1 बरस पहले 10 मई ही वो दिन था जो कि फैसला कुन घड़ी साबित हुआ। अब दुनिया पर यह पहले ही वाज़ेह हो चुका था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन फिर ऐसे वाक़यात पेश आने की सूरत में भारत को मजबूर होना पड़ा सीज़ फायर पर। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से की जाने वाली पहल पर ऐसे भरपूर तरीके से दिफाई जवाब दिया कि ना सिर्फ उनके दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचा, बेशुमार तैयारे तबाह हुए, बल्कि पूरी दुनिया ने भी पाकिस्तान की दिफाई ताकत को तस्लीम किया। आज के दिन हम उन तमाम वाक़यात के हवाले से बात करेंगे जो कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पेश आए और बिलाखिर 4 रोज़ की जंग में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। हमारे साथ इस खुसूसी नशियात में शामिल हो रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल और प्रोग्राम हंसना मना है कि मेज़बान नक़ाद ताबिश हाशमी भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। आप तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद। शाहज़ेब साहब, जो 1 बरस गुजरा है, इस दौरान जो कुछ उन 4 दिन में हुआ उस सब के नताइज भी सामने आते रहे हैं और जो कुछ पाकिस्तान ने हासिल किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत, उसमें पाकिस्तान के दिफा की अहमियत भी है, पाकिस्तान की सिफारतकारी की अहमियत भी है और फिर पाकिस्तान ने जो एक आलमी सतह पर किरदार अदा करना का आगाज़ किया वो भी हमने इस पूरे 1 साल में देखा है। लेकिन उस जंग के दौरान उन 4 दिन में जो वाक़यात पेश आ रहे थे, जिस तरह मालूमात आप तक पहुँच रही थी, आपके पास क्या सबसे पहले मालूमात आ रही थी और क्या तवक्को थी कि किस तरह से ये तनाज़ा आगे बढ़ेगा? चूँकि पाकिस्तान बहुत वाज़ेह तरीके से अपने दिफा की हिकमत अमली लेकर आगे चल रहा था जब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया था। बिल्कुल जुनैद, और ज़ाहिर है उस ज़माने में जब हम, और 1 साल हो गया इस बात को, जब कर रहे थे प्रोग्राम भी या फिर न्यूज़ फ्लो आ रहा था और भारत की तरफ से हमला किया गया, तो सबसे ज़्यादा यही बात थी कि हम खड़े तो अमन की साइड पर थे, मगर ये बात समझ में आ रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब के होते हुए एस्केलेशन किए बगैर डी एस्केलेशन होगी नहीं। जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक अमन आएगा नहीं, क्योंकि वो जो अमन का पैगाम था उसको वो पॉजिटिवली ले नहीं रहे थे नरेंद्र मोदी साहब। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि हमें जवाब देना है, मगर कब देना है, कैसे देना है, उस हवाले से पूरी कौम में एंग्जाइटी थी। और फिर एक और हमला उनकी तरफ से किया गया नूर खान बेस पर, और उसके बाद तो जाहिर है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई थी कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। हमें उस वक्त न्यूज़ फ्लो आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान जवाब देने वाला है, मगर पाकिस्तान कब जवाब देगा और कितनी देर में देने वाला है, इस हवाले से जाहिर है बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे थे। और फिर जवाब दिया गया, और जब जवाब दिया गया इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही थी, मुझे याद है जियो की ट्रांसमिशन में ही मौजूद थे, कि उस वक्त समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान का जो जवाब है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो हमें बताया जा रहा था कि इस मैग्नीट्यूड का जवाब पाकिस्तान देने जा रहा है, वो असल में उसका जब अमली तौर पर उसका मुजाहिरा नजर आ रहा था, तो जाहिर ख्वाहिश तो थी कि अमन हो जाए, मगर ये भी था कि अब ये एस्केलेशन किस लेवल पर जाएगी, क्योंकि वाज़ेह तौर पर ये पैगाम पाकिस्तान की तरफ से था कि अगर भारत एस्केलेट करेगा हम और एस्केलेट करेंगे, वहां से 10 मिसाइल आएंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके मिसाइल मारे जाएंगे। तो जिसकी वजह से जाहिर है 2 न्यूक्लियर मुमालिक हैं, और जब आपकी ख्वाहिश अमन की हो, आप ना चाहते हो अपने पड़ोसी से लड़ना, तो ये कुछ ख्वाहिश होती है कि किसी तरह अमन हो जाए, मगर ये भी था कि ये अमन ऐसे आएगा नहीं कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब को जवाब नहीं दिया जाएगा। तो जवाब दिया गया, अमन आया, पाकिस्तान का जाहिर स्टेचर बढ़ा। आज जब 1 साल बाद हम देखते हैं और वो सारे वाकयात, कल मैं शहजाद इकबाल साहब का शो भी देख रहा था, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज थी जो शहजाद इकबाल ने उस वक्त दी, कितने तैयारे मार गिराए हैं, क्या हो रहा था, तो वो सब देखकर पूरी मेमोरी आप रिलीव कर रहे थे, तो अंदाजा हो रहा था कि क्या माहौल था उस वक्त, क्या जंगी माहौल था उस वक्त, जिसमें जाहिर पूरी कौम गुजरी और हम सब गुजरे। शहजाद साहब, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि पे दर पे वाक़यात हो रहे थे और मुसलसल खबरें हम तक पहुंच रही थी। आप भी उस नशियात में शामिल थे, शाहज़ेब साहब भी थे, दीगर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन्स भी उस नशियात का हिस्सा थे, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स तमाम तर खबरें पहुंचा रहे थे और बहुत तेज़ी से सब कुछ होता चला जा रहा था। लेकिन क्या आपकी नज़र में सबसे अहम बात क्या रही ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की? सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान इस सारे तनाज़े से पहले ही कहता रहा था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, तो फिर उसका जवाब उससे कहीं ज़्यादा होगा, और वो बात सच साबित हुई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। जी बिल्कुल जुनैद, 2 चीजें मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो हमारी प्रिपेयर्डनेस वो थी, ऑल्दो हम बार बार ये कह रहे थे कि ये जंग नहीं लड़ना चाह रहे, लेकिन हमारी जो वॉर गेमिंग थी आई गेस वो हमने मुकम्मल करके रखी हुई थी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं खदशा था
कि इंडिया कोई मिस एडवेंचर करेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एस्केलेट ना करें, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो हम एक तो उसके लिए तैयार थे। दूसरा, मेरे लिए जंगी मैदान में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि रिवायती जंग लड़ने के हवाले से बड़ी मिथ थी पाकिस्तान में, और मैं ये कह चुका हूं पहले भी कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं शायद उनको पता हो कि कैपेबिलिटीज क्या है उनकी, लेकिन एक आम आदमी के जहन में ये बात आ चुकी थी कि पाकिस्तान इंडिया से छोटा मुल्क है, हमारी मईशत उनसे कमजोर है, हमारा दिफाई बजट उनसे बहुत ज्यादा कम है। तो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इंडिया में तो थी, लेकिन पाकिस्तान में एक ये खौफ था कि क्या कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे। और आपने सुना होगा इस तरह की बातें, ये आम फहम चलती रहती थी कि अगर कोई कन्वेंशनल वॉर हुई तो पाकिस्तान शायद 6 दिन लड़ सकेगा, 5 दिन लड़ सकेगा, उसके बाद पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये एक मिथ थी, एक साइकोलॉजिकल बैरियर था मेरे ख्याल से, जो उस जंग में टूटा है मार के हाथ में, क्योंकि हमने ये दिखाया कि हम किसी भी पॉइंट पे न्यूक्लियर की बात नहीं करेंगे। हमने एयरफोर्स के जरिए, हमने अपनी बड़ी फौज के जरिए जो जवाब दिया उसकी कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद थी। और अगर ये फर्दर जंग चलती 2-3 दिन तो मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है अब कि हम उसको मजीद जारी रख सकते थे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है शाहजेब की कि हमारा एक नुक्ता नजर था कि एक बुली अगर बार बार ये समझता है कि अगर कोई दहशतगर्दी का हमला उनके मुल्क में होगा तो हम घुस के मारेंगे, उस पर फिल्म भी बनाएंगे, और ये बड़ा आसान है उनके यहाँ। तो आपको पता है जो मंत्री मिनिस्टर्स वगैरह सारे हैं वो यही बात कर रहे होते थे कि घुस के मारेंगे, उनका मीडिया यही जो है नैरेटिव बिल्ड करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये करना था, ये जवाब देना था। वी हैड टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, वरना मेरे ख्याल से ना तो दुनिया उस तरीके से सामने आती जंग रुकवाने के लिए जैसे कि हमारे दोस्त ममालिक और अमेरिका सामने आया, ना कोई और जो है वो सबक सीखता। क्योंकि आपको पता है जब ये इंडिया ने हमला भी किया था तो बहुत सारे दोस्त ममालिक ये एडवाइस कर रहे थे पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ गलत हुआ है, दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, अगर वो गुस्सा निकाल रहे हैं तो निकालने दें, डोंट रिएक्ट। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया और ये उनको बावर करवाया कि हम जवाब इसका देंगे, और वो हमने दिया। ताबिर साहब, आपकी प्रोग्राम के साथ साथ उस प्रोग्राम के अलावा भी एक बहुत मजबूत राय है पाकिस्तान की पहचान से मुतालिक, और पाकिस्तान में बात करने के अलावा बाकी पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से भी जाते हैं। क्या बदल गया आपकी नज़र में? आप क्या समझते हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद, पिछले बरस मार्का हक के दौरान जो वाक़यात पेश आए, जो कुछ दुनिया ने देखा और पाकिस्तान की सलाहियतों को जिस तरह तस्लीम किया गया, उसके बाद क्या बदल क्या गया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं एज एन एनालिस्ट ये ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कोई भी बात करता हूँ तो काफी लोग कहते हैं कि हाँ आप एनालिस्ट है ही नहीं, आप क्यों बात कर रहे हैं। मैं एक शहरी के हैसियत से दे रहा हूँ, मैं होस्ट की हैसियत से भी नहीं दे रहा। इंडिया जो है वो, जैसे कि अभी शहजाद भाई ने भी कहा, उनको ना ये ख्याल आ चुका है कि हम सुपर पावर है, उनके अलावा ये बात कोई नहीं मानता। तो वो सिर्फ ये कहते रहते हैं जी हम सुपर पावर हैं, उनको लगने लगा है, ये उनको एक सिंड्रोम हो चुका है, उनको एक वो जिसमें कहते हैं उनको लगने लग, वो एक फिश होती, पफर फिश, दर्द में फूल जाती है, कर कुछ नहीं पाती, बस फूल जाती है। तो वो इंडिया की मिसाल है पफर फिश जैसी, वो फूल गए हैं बस, और कोई पावर नहीं उनके पास। पाकिस्तान 5 टाइम्स छोटी कंट्री है, और तब उसके बावजूद कि हम इकोनॉमिकली उनसे वीक हैं, हमारे पास वो हमें कहते रहते हैं जी हमें भिखारी कहते रहते हैं, उसके बावजूद जो है मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने अपनी सारी इकोनॉमी, अपनी सारी एज अ कॉम एस्पिरेशंस जो है वो सिर्फ इंडिया की तैयारी के लिए रख रखी हैं। सारी सफरिंग्स ओवर द इयर्स इस तैयारी के लिए थी, जो इंडिया को हमने शो करके दिखाया कि भाई ये प्रिपरेशन थी हमारी। एंड अभी विद ईरान वॉर नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो अब जाकर ये सब लोगों को समझ में आने लगा इस सिनेरियो में कि यार मुल्क के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियर डेटरेंस हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में ये लोग कहने लगे थे, कुछ लोग कहने लगे थे कि जी न्यूक्लियर डेटरेंस की जरूरत ही नहीं पाकिस्तान में, बट नाउ टाइम हैज प्रूव्ड दैट ऑल ऑफ दैट वाज इंपॉर्टेंट। मैं इसके बाद जब ये जंग हुई थी तो वी वेंट टू LOC, उनके साथ शो करने गए थे। मेरे ख्याल से कोई 9 मई को जंग खत्म हुई है, तो हम 26 मई को LOC गए थे। तो आई मेट अ लॉट ऑफ यंग सोल्जर्स ओवर देयर, मेजर्स, कर्नल, सारी हमारी उम्र के ही हैं। और वो उनको देखकर ना ऐसा जो माहौल बता रहे थे कि 12 घंटे फायर होते रहे एक दूसरे के साथ LOC के ऊपर। तो रिवायती जंग सिर्फ जहाजों से नहीं हुई है, लोग वाकई में सोल्जर्स भी लड़े। तो वहां पर उन्होंने एक सिपाही के बताया हमें कि जी सिपाही जो था एक छुट्टी पर गया हुआ था, एक सोल्जर उनका, और वो बीमार था, उसको कुछ ऐसी बीमारी थी तो उसको छुट्टी भेज दिया गया था। जंग लगी है तो वो बीमारी में ही वापस आ गया, अपनी छुट्टी खुद कैंसिल करके। और उसने आकर वो उसको उनके कमांडेंट ने बोला यार तुम मैस में रहोगे, तुम नहीं जाओगे मोर्चे पे। तो उसने रिक्वेस्ट करके वो मोर्चे पे गया, ही फॉट फॉर 6 आवर्स एंड देन वो शहीद हो गया उस जंग में।
तो अगर ये जो मसला ये है कि आप कितने ही हथियार क्यों ना बना लें, इकोनॉमिकली आप कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, ये जज्बे को बीट करना जो है ना वो एट टाइम मुझे तो लगता है कि इम्पॉसिबल है। इफ समबडी इज विलिंग टू गिव अवे हिज लाइफ फॉर द कंट्री, यू कैन नॉट फाइट दैट इमोशन। आप न्यूक्लियर वेपन भी मार देंगे, वो इमोशन नहीं मरेगा कभी। तो मैं तो उसके बाद से ये महसूस करता हूँ, हमारे एक डाउटफुल हो गए थे हम पाकिस्तान के बारे में, यार कमजोर मुल्क है, कर्जे हैं, फला है, ये है, वो है। बट आफ्टर बुनियानुल मरसूस एक थोड़ी सी हमें जो है वो एक किरण नजर आई, सिल्वर लाइनिंग नजर आई। एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन दिस। हम बहुत फख्र महसूस कर रहे थे उस दौरान। मैं अमेरिका चला गया था, मुझे पता नहीं था जंग होने वाली है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं फ्लाइट में था जब ये जंग हो गई, और मैं लैंड किया तो ये फुल फ्लैश वॉर थी। और मेरा एक शो था जिसमें स्टैंड अप करना था, और एग्जैक्टली उस वक्त था, उस दिन था जब जंग हो रही थी और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड बैक कर रहा था। और मैं ये समझ रहा था यार नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन कि कॉमेडी क्यों हो रही है, ये है, फला है। बट पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि हम उस वक्त भी हंस रहे थे, वहां पे वो बैठ के सारे पाकिस्तानी खुश थे, हंस रहे थे, और हमें कोई टेंशन नहीं थी। हमें लगता था कि यार ये हम संभाल लेंगे। पता नहीं क्यों ये बिलीफ था कि हम ही संभाल लेंगे, और वही हुआ, हमने संभाल लिया। तो साहब, जैसे आपने कह ही दिया, वहाँ बहुत से लोग आपको मिले और आप एक दूसरे मुल्क में थे उस दौरान। इसके अलावा भी कई ममालिक में उसके बाद आपका जाना हुआ, पाकिस्तानियों से या दीगर मुल्क के लोगों से, तो उनके भी कुछ तासुरात आपको जानने का मौका मिला इन वाक़यात के बाद, ख़ासतौर पर पिछले बरस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद? मैं जाता हूँ शोज करने ऑस्ट्रेलिया वगैरह या दुनिया में, तो वहाँ पे इंडियंस भी आते हैं। यूजुअली जब इंडियंस आते हैं तो मैं पूछता हूँ, 1200-1500 लोगों का क्राउड होता है, तो मैं पूछता हूँ भाई अभी इंडियंस कितने हैं? तो 150-200 तो इंडियन होते ही हैं मिनिमम। तो हाथ खड़े करते हैं, मगर मैं वो 150 में से ना हमेशा 6 ही गिन पाता हूँ। तो मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 इंडियन आए हुए हैं। तो वो कहते नहीं भाई हम तो 150 आए हुए हैं। मैंने कहा यार हमें गिनती ही 6 तक आती है, खासतौर पर जब मामला इंडिया का हो। और एक चीज मैंने फैक्ट पढ़ा था, पता नहीं वो शाहजेब भाई करेक्ट करेंगे, लेकिन उनकी 1.5 बिलियन लोगों पर जो है वो अराउंड $510 पर हेड कर्जा है। हमारे पे यही $540 है, एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ। तो $30 का फर्क है। तो मैं अक्सर क्राउड से, पाकिस्तानी क्राउड से कहता हूँ भाई ये हमारे और इनमें ना 30, ये हमें बेकारी कहते हैं हमारे पैसे नहीं है, हमारे ऊपर 540 है, इनके ऊपर 510 है, आप सब $30 निकाल के इनके मुंह पे मारे, बात खत्म करें। तो ये इस तरह से तो हम कर लेते हैं, थोड़ा मजा आता है हमें अब करने में। वी हैव यू नो थिंग्स टू से टू इंडियंस, जिससे वो रोस्ट हो सके। तो मेरे लिए तो काफी कंटेंट भी बन गया इस जंग से। सही। शहजाद साहब, जो फिक्र और खदशात की बात की है शहजाद साहब ने और ताबिर साहब ने, वो क्या मौजूद थे अपनी जगह पिछले बरस के इस तनाज़े और इस मार्के से पहले, जिनमें फिर बहुत ज़्यादा कुछ बदल गया आपकी नज़र में? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और ताबिर जो कह रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की कौम में ये था कि ज़ाहिर है भारत ने तरक्की ज़्यादा की है, उनकी जीडीपी का साइज हमसे ज़्यादा बड़ा हो गया है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा आई है, मईशत में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, कि हम मिलिटरीली उनसे मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और दोनों फैक्टर थे जो ताबिश कह रहे हैं। एक तो वहाँ पर जैसे ही उन्होंने राइज किया है तो एरोगेंस इतनी आ गई है कि जैसे वो वर्ल्ड पावर बन गए हैं। अगेंस्ट अगर हम चाइना देखें, चाइना राइज कर रहा है, उनकी इकोनॉमी पिछले 30-35 साल में बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। मगर उसके बावजूद उनका फॉर्मूला ये कि हमने लड़ना नहीं है किसी से। मगर भारत अभी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं हुई है, 4 ट्रिलियन के पास पहुंचे हैं, मगर एटीट्यूड ये है कि जी हमें सबको पड़ोसियों को तंग करना है। तो ये तो वाकई एक हमें नजर आ रहा था कि जब आप अमन की बात कर रहे हो तो वहां से रिस्पॉन्स अमन का नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में भी मादी में बहुत ज्यादा हुआ है कि अगर किसी ने अमन की आशा की बात की तो आगे से हमें नजर आया कि नफरत की भाषा फैलाई गई और पाकिस्तान में फिर गद्दारी के फतवे बांटे गए, गद्दारी का तमाशा लगाया गया। मगर हम उससे आगे बढ़े। 1 साल पहले भी जब जंग हो रही थी, जंग के दौरान भी पाकिस्तान की मीडिया पर भी ये बात हो रही थी कि जब हम चाहते हैं, हम से आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत भी ये बात कर रही थी। और आज 1 साल बाद भी आप ताबिर से पूछें, शहजाद इकबाल से पूछें, वो ये नहीं कहेंगे हमें इंडिया से जंग लड़नी, हम यही कहेंगे जी हमें इंडिया के साथ अमन करना है। मगर इंडिया में ये स्पेस भी नहीं है। अब जब जंग हो रही थी तब भी वो कह रहे थे कि हम तो कराची में हमारी फौजें दाखिल हो गई हैं। और आज भी इंडिया के मीडिया पर, जबकि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है, वहां पर कोई नहीं कह सकता कि हमें पाकिस्तान के साथ अमन करना है। वहां पर ये स्पेस ही खत्म हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया के अपने मसाइल हैं, वो मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है पाकिस्तान में, मगर जहां अमन की बात है वहां पर आज आप अमन की बात कर सकते हैं, वहां पर अमन की बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो 1 साल के अंदर अंदर ये जो इंडिया का अपना एटीट्यूड है, आप देखें, जो ताबिश कह भी रहे थे कि पाकिस्तानी उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस आ गया था जब जंग के दौरान भी, कि मीम्स चल रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे। जब उनके मीडिया ने ये कहा कि हम कराची में हमारे टैंक्स घुस गए हैं, तो आपने देखा होगा कि किस किस्म के मीम्स आ रहे थे कि जी आपका मोबाइल ना चोरी हो जाए, आप यूनिवर्सिटी रोड पे जाओगे तो फंस जाओगे, अपने टैंक वहां ना लेके जाना, इस किस्म के मजाक चल रहे थे।
तो एक कॉन्फिडेंस जरूर था। मगर अगेन मुझे यही है कि आप जब जंग को 1 साल हो जाए और पाकिस्तान में कोई ये बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान के बहुत सारे तज्जियाकार बाहर भी हैं जो पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं, मगर कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए या पाकिस्तान वो जंग हार गया था। मगर इंडिया में बहुत सारे तज्जियाकार हैं, बहुत सारे उनके रिटायर्ड फौजी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। 1 साल गुजरा है, पाकिस्तान को दुनिया ज्यादा बेहतर अंदाज में देखती है। पाकिस्तान आइसोलेटेड था, आज भारत आइसोलेटेड है। भारत ईरान के ज्यादा करीब था, मगर ईरान के लिए पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। भारत ज्यादा करीब था डोनाल्ड ट्रंप के, मगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान पर ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो स्टेचर है मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी 1 साल में बढ़ा है। और आज भी पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है कि जी आइए आगे बढ़ते हैं, अगर आपने बात कर रही है कि जंग लड़नी है तो जंग हो जाएगी दोबारा। तो उस वक्त भी वो स्पेस भारत में नहीं है पॉलिटिकली भी और मीडिया में भी अमन की बात की जा सके। जी शहजाद साहब, जो कुछ इकदाम किए पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस में, उसमें बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए जिसका रद्दअमल पाकिस्तान ने उस अंदाज में नहीं दिया। जैसे भारत की जानिब से जो हमला किया गया उसमें सिविलियंस को निशाना बनाया गया, जिसमें ताबिर साहब भी कुछ वाकयात का जिक्र कर रहे हैं बॉर्डर पर भी, और जो सिविलियन शहादतें हुई उन सबको हमने रिपोर्ट भी किया। बाद में पाक फ़िज़ाइये में भी शहादतें हुई हैं, पाकिस्तान फ़ौज में भी हुई हैं, लेकिन सिविलियंस को भी निशाना बनाया भारतीय हमलों में। पाकिस्तान की जानिब से जब पाक अफवाज के नुमाइंदों की जानिब से इस मुतालिक तफसील बताई जाती रही तो भी वो ये कहते रहे कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। तो जंग के कुछ असूल होते हैं जिस पर कारबंद रहना इतना आसान भी नहीं होता जब एक खुली जंग छिड़ जाए। फिर भी उन असूलों को लेकर चल रहा हूं, जैसे शाजिब साहब कह रहे हैं कि जंग हो रही है तो फिर जंग की जाएगी, लेकिन वैसे अमन की बात करने की गुंजाइश अब भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की एक कामयाबी के तौर पर ही गिना जा सकता है इसको भी। जी बिल्कुल जुनैद, देखो पूरा हमारा माशरा, मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, कोई भी नहीं कह रहा था कि हमें जंग लड़नी है। हम कह रहे थे कि बातचीत से मसाइल हल करें। और एक और विक्ट्री जो हमें हासिल हुई, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि इसकी आप पहलगाम वाक़ई की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, चाहे वो यूएन की सरबराही में हो, यूएन उसको मॉनिटर कर रहा हो, तो उससे पाकिस्तान की गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ी, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ी, और इंडिया कोई सबूत पेश नहीं कर सका। माजी में आपने देखा है कि जब भी पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जाम लगे हैं तो फिंगर पॉइंटिंग भी पाकिस्तान के ऊपर होती रही कि आप अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, आप दहशतगर्द को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। इस मर्तबा पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा, क्योंकि बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान ने अपना मौकिफ दुनिया के सामने रखा कि जो भी सबूत है, कोई भी इंटरनेशनल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने आप रख दें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया ने उसमें आगे बढ़ने के लिए हामी नहीं भरी। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने भी की और ताबिश ने उसका जिक्र किया कि हम इस जंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गाजियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें किसी भी मोमेंट उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जो कि एलओसी पे शहीद हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स के हों या सिविलियंस के हों, क्योंकि उन्होंने वाकई कुर्बानी दी है। तो ऑब्वियसली जब आप विक्ट्री हासिल करते हैं, गाजी तो आपके सामने होते हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उन शहीदों को हमें याद रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा, मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि इस जंग से कुछ अर्सा पहले ही जब अटैक किया इंडिया ने, उससे कोई 6-7 रोज पहले हमने पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया था। और जुनैद, आई वाज सरप्राइज्ड कि हम टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस कर चुके हैं, और जो ट्रस्ट था पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने आप पे कि हमारे पास जो इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर में हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हो, हमारे जेट्स हो, वो बहुत सुपीरियर है एज कंपेयर टू इंडिया। जिसपे मैंने बड़े उनसे क्रिटिकल क्वेश्चंस वहां पे किए कि कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी हमसे जो है वो 10 गुना बड़ी हो, जिसका दिफाई बजट इतना ज्यादा हो, और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बट हमने देखा कि जंग में वो साबित हुआ। हमारे पास जो J-10C तैयारे थे, PL-15 मिसाइल्स थे, उनकी रेंज बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू रफेल्स। और यही इस जंग में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि अब जो लड़ाई होती है एयरफोर्स की जहाजों की, वो कोई डॉग फाइट नहीं होती, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है, BVR। और हम अगर उनके जहाज को 280 किलोमीटर तक देख सकते थे, उनके जहाज सिर्फ 150 किलोमीटर तक देख सकते थे, तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और पहले दिन ही हमने एक दिफाई एक्ट में, क्योंकि उन्होंने तो हमला किया ना मुरीद के में, भावलपुर में आ गया, हमारा तो एक डिफेंसिव एक्ट था कि जो जहाज अटैक करके गए हमने उनको मारा, प्रिसिशन से मारा, और साइकोलॉजिकली हमने सोचा ना 6 जहाज गिरा दिए उनके। और उसके बाद से इंडिया में एक ये फ्रस्ट्रेशन थी कि वो उस वक्त तक कोशिश करेंगे इस जंग को ना खत्म करें जब तक वो पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचा दे जो कि इक्विवेलेंट हो 6 जहाजों के गिरने के लिए। इसीलिए आपने देखा जब जंग बंदी हो भी गई थी, उसके बाद उन्होंने हैदराबाद, जैकबाबाद में भी जाके मिसाइल मारे। वी वर वेरी फॉर्चुनेट, अल्लाह का शुक्र है, नुकसान इससे बड़ा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो इस मोड में जा चुका था कि इंटरनेशनली अमेरिका इन्वॉल्व है, दीगर ममालिक इन्वॉल्व है, जंग बंदी हो चुकी है। तो वहां पे भी उन्होंने जो है एक 2 नंबरी की, और जब सीज फायर हो चुका था ऑलमोस्ट, तब भी उन्होंने जाके एक्ट किया। यानी कि वो चाह रहा था कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का ऐसा नुकसान हो जिसकी हेडलाइंस बने।
क्योंकि पहले दिन के बाद ही अगर आप जितने भी अखबारात उठा के देखें, रॉयटर्स देखें, उनका अपना द हिंदू देखें, वो ये तस्लीम कर चुका था कि 3 जहाजों की डेब्रीज मुख्तलिफ जगहों पे मिली है उनको। तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट थी उनकी एयरफोर्स के लिए कि जहां उनके 125 जहाज उस दिन आए, फिजा में थे, और 125 जहाज पाकिस्तान के किसी एक जहाज को शूट डाउन तो दूर की बात है, लॉक भी नहीं कर सके। तो ये उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हेडलाइंस थी, जिसका मेरे ख्याल से वो बदला लेना चाह रहे थे, और उसी बदले में उन्होंने नूर खान एयरबेस भी किया, ड्रोन्स भी भेजे। बट अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी जो है वो उससे दुगनी ताकत से किया। जी शाहज़ेब साहब, ये इंडिया की तरफ से एक तो हमला किया गया, फिर कुछ ऐसे उसूलों की भी खिलाफवर्जी की गई, कुछ सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे। जो भी ड्रोन्स इंडिया की जानब से भेजे गए वो तमाम तर ज़्यादातर पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों पर हमला करने के लिए भेजे गए थे, जिनको पाकिस्तान ने नाकारा बनाया, निशाना बनाया, उनको गिराया। और फिर बाद में जिस तरह का हमला पाकिस्तान की जानब से भारत पर किया गया, उसमें भी एयरफील्ड तबाह की गई, दिफाई निज़ाम को तबाह किया गया, उनके तैयारे गिराए गए। तो ये भी एक अच्छी और बेहतर मिसाल के तौर पर उसकी जिक्र कर सकते हैं उसका कि पाकिस्तान ने अपनी जो दिफाई कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी बहुत से उसूलों को मलूज़े खातिर रखा। और जुनैद, जो ये हरकत की थी ना कि सीज फायर हो गया, उसके बावजूद हमला किया गया पाकिस्तान की एयर बेसिस पर 2 पर, वो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंडिया को इसराइल के करीब ले गए नरेंद्र मोदी, हरकतें भी इसराइल वाली करने लगे हैं। गजा में, लबनान में सीज फायर के बाद भी इसराइल यही हरकतें करता है, बमबारी करता है। यही हरकत उनकी तरफ से की गई थी। फिर सिविलियन मकामात पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमले किए गए थे। और ये जो मिसकैलकुलेशन है जो ये भी की गई, अब तो खुद जो रिटायर्ड कर्नल हैं उन्होंने दवायर के लिए लिखा है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी वो ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 का वो वाला वर्जन मौजूद है चाइनीज मिसाइल का, जो कि 250 किलोमीटर तक जाकर आपको स्ट्राइक कर सकता है, आपके जहाजों को लॉक कर सकता है। इंडियन जहाज जब मुरीद के पर बमबारी करने के लिए आए तो वो 150 से 200 किलोमीटर दूर खड़े थे। उन्हें लगा कि पाकिस्तान की मिसाइल वहां पहुंच नहीं पाएंगे, उन्होंने मिसाइल मार दी और पाकिस्तान ने जवाब में उनके 6 जहाज मार दिए। तो ये जो मिसकैलकुलेशन थी। दूसरी मिसकैलकुलेशन ये थी, उन्होंने सोचा कि हमारे पास रशियन डिफेंस सिस्टम है S-400, हम पाकिस्तान पर मिसाइल मारेंगे, पाकिस्तान जवाब में मिसाइल मारेगा और हमारा दिफाई निजाम उसको डिफेंड कर लेगा। मगर ये भी मिसकैलकुलेट किया कि पाकिस्तान ज्यादा आपको मिसाइल मारकर बहुत सारे मकामात को मुतासिर कर सकता है। फिर पाकिस्तान ने वो किया, और ना सिर्फ किया बल्कि उसकी वीडियोस भी रिलीज की जब बमबारी की गई। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स थी। सिफारती सतह पर भी ये सोचा उन्होंने कि क्योंकि दहशतगर्दी का वाकया हो गया पहलगाम में, दुनिया हमसे सबूत मांगेगा नहीं, पाकिस्तान का नाम लेंगे, दुनिया पर यकीन करेगी जैसे माजी में यकीन करती थी, दुनिया की मीडिया में हेडलाइंस लगेंगी और हम सिफारतकारों को बुलाएंगे, उनको ब्रीफिंग देंगे, वो अपने अपने मालिक को जाके बताएंगे और पाकिस्तान को सब कंडेम करेंगे। यही किया उन्होंने, सिफारतकारों को बुलाया, किसी ने यकीन नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सबने ये हेडलाइन लगा दी कि भारत के पास सबूत नहीं है पहलगाम वाकये के। पाकिस्तान ने ज्यादा अच्छा प्ले किया, पाकिस्तान ने पहलगाम को कंडेम किया और कहा आप तहकीकात करें, हम आपके साथ तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। तो भारत ना डिप्लोमेटिकली अपना बयानिया बेच पाया, मिलिटरीली उन्होंने बहुत ज्यादा मिस्टेक की, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, पाकिस्तान की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। तो मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से हमें एक फेलियर नजर आया, जिसके आज पाकिस्तान को नजर आता है कि 1 साल बाद दुनिया में आज के दिन भी भारत के मीडिया में जो एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंट मीडिया रह गया है, वो सवाल कर रहा है भारतीय हुकूमत से कि भैया आपने हासिल क्या किया पाकिस्तान पर हमला करके। इंटरनेशनली भी आज और कल यही हेडलाइंस लग रही हैं और यही तज्जिए हो रहे हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा लूज किया है। भारत अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है कि ट्रंप इतना करीब कैसे चले गए पाकिस्तान के, और वो सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए। ताबिर साहब, आपने जिस तरह शहजाद साहब ने भी दिफाई तनसीबात जहाँ मौजूद है उनका दौरा भी किया है, मुसल्लह अफवाज के अरकान से मुलाकात भी किया, आपने भी बहुत से मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों से, उसमें शामिल अरकान से मुलाकात की, उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं इस सारे मौजूद से मुताल्लिक। क्या ये तजर्बा रहा? वो प्रोग्राम्स हमने दोबारा भी देखे हैं, बहुत उसमें दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई, बहुत ज़्यादा एक पूरा एतमाद मौक़िफ़ भी सामने आया। आपके लिए वो तजर्बा कैसा रहा? यार मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था जुनैद, टू से द लीस्ट। पहले मैं शाहजेब भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा जो दुश्मन है, जो हमारा अब दुश्मन ही है, हम इसमें क्या शुगर कोट कर सके, इंडिया दोस्त तो है नहीं अब फिलहाल। तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि हमारा जो दुश्मन है, जो मेन दुश्मन है, जिसकी वजह से हमने सारी स्ट्रेटेजिक तैयारियां कर रखी हैं, वो इतना डिल्यूजनल और जो है वो ऐसे बेवकूफ़ी की, वो क्या कहते कौन सी जन्नत होती है, वो बेवकूफ़ की जन्नत में रहते, उनको लगता है कि वो बहुत अहमकों की जन्नत में रहते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा डिल्यूजनल दुश्मन होना ना, बड़ा एक आपके लिए एक स्वीट स्पॉट होता है कि वो ये समझता रहे कि आप बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही खत्म हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर वो ये सोच कर ही हमला करता रहे हर बार।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी सेटिस्फाइड। इंडिया को यही करना चाहिए, हमें भी उनको बताना चाहिए कि वो बहुत ताकतवर है, सुपर पावर, हमें ये कहते रहना चाहिए मीडिया के ऊपर, ताकि वो इसी डिल्यूजन में रहें कि भाई हम तो बड़े ताकतवर है। फिर वो जब प्रैक्टिकल करने आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे हमारे पास क्या क्या स्टफ पड़ा हुआ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जुनेद भाई, के मैं जब वहां गया ना उन लड़कों से मिलने के लिए, देखिए एक मुल्क का एक माहौल सा बना हुआ था कि जी ये फौज है और फौजी ऐसे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का फला एंड फला। दे आर यंगर देन आई एम। वो जो वहां पे ऑफिसर्स मौजूद थे, जो मेजर्स हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, दे आर इधर माई एज और यंगर देन आई एम। और उनकी तनख्वाहें जो हैं वो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के एक आदमी से कम होगी जो उनकी इक्विवेलेंट एज का होगा जी। उनकी कटती हैं चीजें, पैसे वैसे उनको, और वो उसके बावजूद क्योंकि वो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना होता है कि यार शैबी ना लगे, ऐसा ना लगे हमारे पास कपड़े साफ नहीं है। और तो उस कम रिसोर्सेज के बावजूद अगर कोई बंदा ये करने को तैयार है कि वो भाई एक गोली कोई हमारे सामने टीटी चला देना तो हमारी हालत खराब हो जाती है। आप मार्टर गोले कहीं से पड़ रहे हो, 12 घंटे बड़े हथियारों से फायर हो रही हो, वहां से खड़े रहना ही एक इम्पॉसिबल टास्क है। और उस उतनी रिसोर्सेज में उनके ही बच्चे हैं, सब यंग ऑफिसर्स होते हैं, इतनी टेंशन में उस रिसोर्सेज में खड़े होना। उसके बावजूद जब मैं उनसे मिलने गया, दे वर लाफिंग, क्रैकिंग जोक्स। और वो जोक सुना रहे थे उस वक्त के नहीं सुना रहे थे कि उस वक्त हो रहा हो कोई जोक, वो जंग के दौरान के जोक सुना रहे थे कि यार मैं फायरिंग कर रहा था, वहां से गोला आया, फलाने ये कह दिया। अब आप ये सोचें कि जिस कौम की फौज इतनी टेंशन में भी जोक कर सकती है और उसके बावजूद भी जीत सकती है, उनसे क्या जंग करेगा इंडिया? राइट। तो मैं तो I'm like really proud of the boys। और मैं मतलब आप उनसे इख्तलाफ रख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से, मगर वो जो बॉर्डर पे खड़े हुए लड़के हैं हमारी उम्र के, आपकी उम्र के, हमसे छोटे, वो जिस तरह का जज्बा रखते हैं यार, वो तो मैं तो नहीं समझता कि मैं कभी भी कर सकूंगा। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं इतना वैल्यू शो कर सकूं। बिल्कुल सही। बहुत से ज़ाविये हैं इसको देखने के लिए, और जाहिर है जो इस फ़ौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो शहीद होने के लिए तैयार हैं, जो पाकिस्तान के दिफा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, असल पहचान और असल नुमाइंदे तो पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के वही तमाम सिपाही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शहजाद साहब, बहुत से वाक़यात हैं जो उनकी यादें ताज़ा हो रही हैं और पिछले बरस की बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की जानिब से, उसमें कुछ और आदाद शुमार भी रखे गए हैं। तो अब जो पाक फ़िज़ाई के नुमाइंदे, उन्होंने 8-0 की मालूमात सामने रखी और उसमें उन्होंने तफसील बताई कि कौन कौन से तैयारे भारत के गिराए गए हैं। तो अब वो जो सिलसिला शुरू हुआ था ख़बरों का और उस ट्रांसमिशन का, उसमें तो कमाल रवानी तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब को हासिल है। जिस रवानी से, जिस एतमाद से और जिस वाज़े अंदाज से वो तफसील बताते भी हैं और फिर उस पर तज्ज़िया भी करते हैं, वो शायद हम में से कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त जो भी मालूमात आ रही थी वो बहुत हसास भी थी और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उस मालूमात को आगे पहुँचाना एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ था उस दिन। तो आपके पास बहुत सी इब्तदाई मालूमात आना शुरू हुई और फिर उसके बाद बहुत कुछ जियो न्यूज़ पर नशर किया गया, बहुत सी तफसील बताई गई जो और कहीं किसी चैनल पर नहीं थी या किसी नशियाती इदारे के पास नहीं थी। तो वो कितना एक मुख्तलिफ तजर्बा था, और अब आपको अगर याद आता है तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? जी, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। सिर्फ एक बात जो अभी ताबिश कर रहे थे डिल्यूजनल होने के हवाले से, उनका मीडिया वाकई जो कर रहा था, मैं हैरान इस बात पे हूं कि आज 1 साल बाद भी वो ये सब कुछ बाय करते हैं, वो यकीन रखते हैं। यानी आज आप देखें ना, एविडेंस तो इतने ऑब्वियस हैं कि जो कंपनी रफेल बनाती है उसकी शेयर प्राइसेस गिर गए, जो कंपनी J-10C बनाती है उसकी शेयर प्राइसेस बढ़ गए, दुनिया ने देखा। लेकिन उनके लोग आज भी बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं और इंडिया का कोई जहाज नहीं गिरा। आई मीन इमेजिन आप, ये जिस तरह का नैरेटिव उनका मीडिया बिल्ड करता है, उनकी हुकूमत बिल्ड करती है, तो अपनी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए तो वो अच्छा भी है, खतरनाक भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि वो मुतमईन रहते हैं कि हमने तो बड़ा मारा है पाकिस्तान को, और खतरनाक इसलिए कि फिर वही मीडिया जो है इनको और पंप करता है, जंगजू बातें करता है, और फिर उनकी स्टेट के साथ मिलकर वो उसी के यरगमाल बन जाते हैं उस नैरेटिव के। तो वो खतरनाक भी इस लिहाज से। दूसरा, वो रात वाकई बड़ी रिमार्केबल थी। मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, शाहजेब और मैं जिस शख्स को जानते हैं, हमें एक साथ मैसेज आया कि आज अटैक हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड, इट माइट बी अ लॉन्ग नाइट। ऑल्दो हमारे कुछ मिनिस्टर्स काफी दिन से ये कह रहे थे कि इंडिया अटैक कर सकता है, बट स्पेसिफिकली उस वक्त मैसेज आना और उसके पौने 1 घंटे बाद हमला हो जाना, तो वी वर ऑब्वियसली मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें शायद पूरी रात ये एक ऐसी जंग हो जो हम उसको कवर कर रहे हो और उसकी अपडेट्स बता रहे हो।
तो इंटरेस्टिंगली जो मेरी सोर्स थी जब हमें बता रही थी कि जब एक एयर फाइट शुरू हो चुकी है, उसमें उन्होंने पहले बताया कि 2 जहाज गिरे, फिर बताया कि 3-4 जहाज हो चुके हैं, और मुझे फिर एक पॉइंट पे वाकई जुनैद टू बी वेरी ऑनेस्ट यकीन आना बंद हो गया। मैं ये समझा कि शायद मेरी सोर्स मुझे गलत फीड कर रही है। ये कैसे हो सकता है कि हम उनके 4 जहाज गिरा चुके हैं और हमारा कोई जहाज डैमेज नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा नाम के साथ कि रफेल गिरा है, सू-30 है या मिग है और किस जगह पे गिरा है, जब ये डिटेल बताई तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस आता है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्स। और मैं वो बड़े एहतियात के साथ टीवी पे बता रहा था, और साथ में ये भी हम कह रहे थे कि इसकी हम फर्दर कंफर्मेशन करने की कोशिश करें। और तो बड़ा मुश्किल होता है इन हालात में, लोगों को समझना चाहिए कि आप सेकेंडरी चेक नहीं कर सकते, आप काउंटर चेक नहीं कर सकते। आप इंडिया तो जाके देखेंगे ना कि डेब्रीज गिरी या नहीं गिरी हैं, या इंडियन हुकूमत तो किसी पॉइंट पर भी तस्दीक नहीं करेगी कि हमारे जहाज गिरे हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्सेज। फिर जब 5-6 जहाज की बारी आई तो मेरी तो लिटरली हंसी छूट गई कि कोई कागज के जहाज हैं जो हम गिरा रहे हैं, और उनका कोई जहाज हमारे जहाजों को अटैक नहीं कर सका है। बट और हमारे कुछ दोस्त हैं मीडिया में, वो भी बाद में मजाक उड़ा रहे थे कि यार पूरी रात जहाज गिराते रहे और पता नहीं कहां गिरे ये जहाज। फिर जब सुबह, जैसे मैंने कहा, द हिंदू ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 3 जहाज की तस्दीक की, रॉयटर्स ने तस्दीक की, रफेल बनाने वाली कंपनी की प्राइसेस नीचे आई, तो मेरे ख्याल से दुनिया को पता चल गया। तो ऑब्वियसली किसी भी जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका होता है कि आप जंग कवर कर रहे हो और आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हो जो आप सबसे पहले दे रहे हो, तो उस पर आप, और जब वो सही साबित हो जाए तो ऑब्वियसली यू फील प्राउड एंड आपको लगता है कि आपने इस पूरे इंसिडेंट में, इवेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जी शाहज़ेब साहब। जी, जब शहजाद ये खबरें दे रहे थे मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि इंडिया में तो अगर मेरा ख्याल है कि खुद ही लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि इतने F-16 गिर गए हैं। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इस बात को कहना शुरू हो गए थे। हालांकि ना F-16 बनाने वाली कंपनी ने कहा, ना उनके कोई शेयर प्राइसेस गिरे, ना चाइनीज के शेयर प्राइसेस गिरे। बाद में तो पता चला कि हमने F-16 इस्तेमाल भी नहीं किए थे उस फाइट में, हमने तो चाइनीज जहाज इस्तेमाल किए थे। मगर जब शहजाद ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे उस वक्त पाकिस्तान में फिर भी हम कुछ ना कुछ ये था कि इसको एनालाइज कर ले कि ठीक है या नहीं है। जैसे शहजाद भी बता रहे हैं कि वो अपनी सोर्स से बार बार चेक कर रहे थे। हम फिर शहजाद से बात कर रहे थे तो कहते हैं पक्की बात है, और शहजाद बहुत सारी जाहिर है कुछ डिटेल्स होते हैं जो आप मीडिया पर शेयर करते हैं, कुछ डिटेल्स होते हैं जो आप शेयर नहीं करते, आपकी सोर्स आपकी कंफर्मेशन के लिए बताती है। तो पाकिस्तान में एटलीस्ट उस वक्त भी ये हो रहा था कि हम पूरी तरह एनालाइज कर लें सोर्स पे। जाहिर है जब आप कोई जंग कवर कर रहे होते हैं, वो किसी भी मुल्क में जाके कवर करें, सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं है, आपको सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर आप उस जंग को कवर कर पाते हैं, और फिर आपके कहीं ना कहीं अपनी सोर्सेज पे यकीन करना पड़ता है, जो कि शहजाद बात कर रहे हैं कि उन्हें यकीन करना पड़ा। बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो शेयर की जा रही थी, जो आप टीवी पे कुछ शेयर कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, जिसकी बहुत सारी एविडेंस थी जो कि शहजाद ज़ाहिर बेहतर जानते हैं कि वो उस वक्त शेयर की गई। ये बड़ी अच्छी बात थी। जुनैद अगेन ये कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया में सब अच्छा है, मगर उस वक्त जंग के दौरान ये नजर आया कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत बेहतर था, और साथ में ये नहीं था कि आपने जंग को प्रमोट करना है। यही था कि जी पाकिस्तान के मीडिया अमन की बात कर रहा था, पाकिस्तान की हुकूमत भी अमन की बात कर रही थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि जंग के दौरान भी अमन की बात की जा रही थी कि जी अमन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब सीज फायर का ऐलान हुआ है तो भारत में आप देखें मीडिया के अंदर एक मातम का आलम था। वो लोग जो ये कह चुके थे कि भारतीय फौज दाखिल हो गई है, वो आगे बढ़ना चाहते थे। वो ट्रंप पे तनकीद करना शुरू हो गए थे कि आपने कैसे सीज फायर का ऐलान कर दिया है, नरेंद्र मोदी तो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई सीज फायर की। मगर पाकिस्तान सीज फायर को सेलिब्रेट कर रहा था। पाकिस्तान कह रहा था जो हुआ बहुत अच्छा हुआ कि जंग खत्म हो गई है, अब आगे बढ़ना चाहिए अमन की तरफ। अब आज तक भी 1 साल हो गया तो वहां ट्रंप पर तनकीद की जाती है। ट्रंप इतनी दफा कह चुके हैं, आज तक मोदी ने डिनाई नहीं किया। वज़ीर आज़म मोदी ने नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आज तक नहीं कहा कि जो सीज फायर हुआ और जो ट्रंप जितने क्लेम्स कर रहे हैं या फिर ट्रंप जितने जहाजों के गिरने की बात कर रहे हैं वो सब झूठ है। आज तक उनकी तरफ से नहीं कहा गया, मगर भारतीय मीडिया आगे बढ़कर कहता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और आज तो इस सारी की सारी सूरत हाल में जाहिर है हमें नजर आया कि ना सिर्फ भारतीय मीडिया एक्सपोज हुआ, मिलिटरीली वो एक्सपोज होते नजर आए। मेरा ख्याल है काफी कुछ साबित हुआ है इस अरसे में। ये साबित हुआ कि पाकिस्तानी के ऊपर जो मिलिटरीली सुपीरियरिटी फील करता है भारत, वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान हम पल्ला है। पाकिस्तान की मीडिया ने बेहतर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के पास ताबी जैसा बेहतर कॉमेडियन भी मौजूद है। अब हमें इकोनॉमी में अपने आप को बेहतर साबित करना है, वो हम नहीं है। वी हैव टू प्रूव कि हम इकोनॉमिकली भी बेहतर हैं और हमें मेहनत करके अपने आप को बेहतर साबित करना है। शाहज़ेब साहब, जो वाक़यात तो उस दिन पेश आए 10 मई को जब सीज़ फायर हुआ, बहुत सी अहम मालूमात सामने आ रही थी, और आपने जो जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है उससे ये भी साबित हुआ कि पाकिस्तान में भी एक इसको इत्तेहाद कहना चाहिए या एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कहना चाहिए कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, फील्ड मार्शल, मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदे
उन तमाम के दरमियान एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन थी। चूंकि इससे पहले जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो कारगिल के ज़माने में हुआ, उस वक्त की जो तफसील बाद में सामने आई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस जंग में, इस तनाज़े में बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीके का इत्तेहाद और एक अंडरस्टैंडिंग और एक कोऑर्डिनेशन सामने आई। ये भी एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई इस सारे मामले में कामयाबी के लिए पाकिस्तान के लिए। और जी प्लीज। जी जुनैद, और सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत और मिलिट्री क़यादत में, विद इन मिलिट्री क़यादत में अगर एयरफोर्स और के दरमियान और आर्मी के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होती तब भी ये नताइज हमें ना नजर आते। अगर एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ के दरमियान ये कोऑर्डिनेशन ना होती और ट्रस्ट ना होता कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है, ज़ाहिर जो मिसाइल थे वो एक का डोमेन है, जो जहाज गिराए गए वो दूसरे का डोमेन है, जो इनिशिएटिव लेना है, जो फैसला करना है, और क़यादत में ज़ाहिर है उस वक्त फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए, चाहे वो एयरफोर्स की क़यादत हो या फिर मिलिट्री की क़यादत हो। और फिर उस क़यादत के ऊपर वो एतमाद और वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत की थी। मेरा ख्याल है इतना एक जो सिनेरियो बन गया था, अगर एक भी उस वक्त ये सोचता कि नहीं हमें 2 कदम पीछे लेना है, अगर भारत ने हमला कर दिया और दोस्त ममालिक भी ये पुश कर रहे हैं कि भारत में दहशतगर्दी का हमला हुआ है, उन्हें अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है तो बर्दाश्त कर लें, अगर कोई भी एक उस वक्त सोचता, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत में होता, चाहे वो अस्करी क़यादत में होता, तो मेरा ख्याल है कि जो नताइज थे वो डिफरेंट होते और भारत को मजीद एक कॉन्फिडेंस मिलता कि वो पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। जो नारा था नरेंद्र मोदी का कि घुसकर मार वाली पॉलिसी, या फिर हम तो अब जारी रखेंगे और इसके सब के हमले बार बार करेंगे, मुकम्मल कोऑर्डिनेशन और इनिशिएटिव लेने की उसी वक्त सलाहियत, उसकी वजह से आज हम ये सब बातें कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और एक पॉइंट सिर्फ ये, एतमाद तो इतना था मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शहबाज शरीफ साहब ने खुद बताया था कि जिस वक्त जंग हो रही थी वो तो स्विमिंग कर रहे थे शायद उस वक्त, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। जी उन्होंने बताया कि उनको उस दौरान कॉल की गई आर्मी चीफ की तरफ से। एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे ना उस जंग की अब बैठा हूं तो कुछ इशारा तो कर ही दूं कि उस पुरानी जंग की ना सबसे एक बात मुझे याद है, एक बयान जो मेरी नजर से पहली बार पड़ा। मैं अमेरिका में कमरे में बैठा था और मुझे तो पैरानोया हो रहा था कि मेरे घर वाले, तो उसमें खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज को खुला मतलब ओपन हैंड दे दिया। अब मैंने कहा यार ये इतनी पुरानी खबर आज क्यों छप रही है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल हम एक चीज बताना चाह रहा हूँ शाहजेब भाई से कि यार पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया बैक इन 2019 के, इनके वो अभिनंदन जो यहाँ खुद भी गिर गए थे, उनका जहाज भी गिर गया था, और आप ये देखें डिल्यूजन देखेंगे, वो बंदा उनका हीरो है, उसको प्रमोट भी किया गया। अगर कोई पूछे भाई उसने किया, फिल्म भी बना दी उस पर, हाँ उसने किया क्या है, तो वो एक बंदा किसी मुल्क में जहाज लेकर, उसका मकसद नहीं था जाना, मगर वो घुस भी गया, गिर भी गया, पकड़ा भी गया, पिटा भी, छूट भी गया, उसको प्रमोट भी किया, उस पर फिल्म भी बनाई। खैर छोड़ दे। पाकिस्तान ने 2019 में जब इन्होंने कहा कि F-16 गिराया है हमने, इंडिया ने, तो पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, लॉकहीड मार्टिन ने जवाब दिया कि एक भी F-16 नहीं गिरा हुआ, और पूरे हैं सारे नंबर्स। अभी मैं इंडिया से अगर कह दूं कि भाई जाएं और रफाल बनाने वाले क्या नाम है, डिसॉल्ट वगैरह जो भी है, वो उनसे कहें कि वो ये स्टेटमेंट जारी कर देंगे सारे रफाल सेट है, इंटैक्ट है, इंडिया के पास कोई रफाल नहीं है, मतलब एक बयान भी नहीं आया डिसॉल्ट, क्योंकि वो नहीं दे सकते ये बयान। इंडिया को चाहिए था कि 1 साल बाद ना वो अपना ऑडिट दे देते कि सारे जहाज मौजूद हैं, ये खड़े हुए सारे, हम चुप हो जाते, नहीं कर पा रहे ना। इतना सिंपल था उनको ये साबित कर देना कि वो हमने एक जहाज भी नहीं गिरा, वो तो यही कह रहे हैं ना, कुछ भी नहीं गिराया हमने, बल्कि वो को 12-13 हमारे गिरा चुके। तो बहरहाल ये सब बहुत आसान था इंडिया के लिए साबित कर देना कि ये सब झूठ था, अगर होता झूठ ना। राफेल बनाने वालों ने एक बयान दिया कि नहीं सारे हमारे इंटैक्ट है, क्योंकि वो नहीं दे सकते राफेल गिरे। लॉकहीड मार्टिन ने ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बयान दिया था कि हमारे सारे F-16 जो पाकिस्तान के पास हैं सारे इंटैक्ट हैं। तावज़ा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक तो बाकी पूरी दुनिया की तरफ से की गई, बैनुल-अक़वामी नशियाती इदारों की जानिब से खबरें शाया की गई, उसके अंदर ये तमाम मालूमात थी मौजूद जिसकी तस्दीक होती चली गई, और इसमें कोई शक नहीं। एक बात हो सकती थी ना, जो मलबा दी हिंदू ने दिखाया और 3 जहाज़ों का शुरू में मलबा दिखाया गया भारतीय मीडिया की तरफ से, या तो वो भारत का हो सकता था या पाकिस्तान का हो सकता था, और क्योंकि मकबूजा कश्मीर में था और भारतीय इलाकों में था, भारत के ज़ेर कब्जा इलाकों में था, तो भारत के लिए मुश्किल नहीं था कि अपने मीडिया को लेके जाता और कहता ये पाकिस्तानी जहाज है, ये F-16 है, ये नहीं है रफाल। जो ताबिश ने बात की बड़ी अहम है कि या तो जिस तरह कह देती रफाल की कंपनी, और क्योंकि फ्रांस के उस वक्त मुझे याद है कि किसी मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि रफाल गिरे हैं, और उसके बाद भी ये बात आई थी, वो कहते थे नहीं गिरे, या फिर जो जहाज भारत में गिरे हुए थे उसके मलबे की तस्वीर दिखा देते कि वो असल में पाकिस्तानी जहाजों का मलबा है, नहीं दिखाई गई, आज तक नहीं दिखाई गई, बल्कि इंडियन मीडिया को रोक दिया गया उसकी कवरेज करने। जी इसमें जुनैद एक, अगर हम जब ऑब्वियसली 1 साल बाद इसको देखते हैं, हम तो एज ए जर्नलिस्ट इस पे बात करें, आई एम श्योर जो करता धरता है आर्म फोर्सेस के लोग वो इसको ज्यादा बारीक बीनी से देख रहे होंगे।
कि एक जो हमें नजर आता है जहां वे वी कैन इम्प्रूव अलॉट, वो हमारा डिफेंस सिस्टम है। अब आपको पता है जैसे अभी जो जंग छिड़ी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें ईरान ने कई हमारे खलीजी ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर हमले किए हैं, और उनका अगर आप डेटा देखें 90% वो ये क्लेम करते हैं, या मोर देन 90% कि उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया है, शूट डाउन किया है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम था। ईरान के पास नहीं था। आई गेस हम भी जो टेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर तक तो HQ9 था, पता नहीं इसको अपग्रेड किया है या नहीं किया है, तो वो अगर आप S400 जिसको हमने तबाह किया था उसकी एक बैटरी को, उससे वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है। तो अब जो हम जंग देख रहे हैं उसमें आपको पता है कि ये तो नहीं होता कि बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे और आपने लड़ना है। टेक्नोलॉजी की वॉर है, एयरफोर्स में बहुत सुपीरियर है, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हमारी बहुत एडवांस है। आई गेस जो ये लोग देख भी रहे होंगे वो ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम अपना बेहतर करें। ऑब्वियसली इस जंग में जैसे शाहजेब भी बताते रहे, जो इंटरनेशनल खबरें आती रही कि बड़ा महंगा सिस्टम है। अगर आपने एक ड्रोन को, एक मिसाइल को स्ट्राइक डाउन करना है, यू नीड एन इंटरसेप्टर जो कि कुड कॉस्ट यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एक महंगा ऑब्वियसली नुस्खा है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि ईरान में आपने देखा कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो जितने मिसाइल्स दागे गए उन पे इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, उसको नहीं इंटरसेप्ट कर पाए उस तरीके से जैसे गल्फ कंट्रीज ने किया है। तो ये आई गेस एक लर्निंग है हमारे लिए, आगे जाके इस पे शायद इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आई एम श्योर, जैसे मैंने कहा कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो देख भी रहे होंगे इसको। और गाजर कल कुछ हेडलाइंस लगी है, डिसएडवांटेज भी है ना सिर्फ एक कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। वी आर अ वेरी नैरो कंट्री, तो हमें हमारे लिए ये बड़ा एक डिसएडवांटेज है ज्योग्राफिकली। तो ऑब्वियसली ये कुछ चीजें, ये बात ठीक है, और ये बात ठीक है। आज हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में कुछ हेडलाइंस लगी हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मगर ये हमें जरूर नजर आया उस जंग में कि हमें जो एयरफोर्स की हमें सुपीरियरिटी नजर आई, या फिर हमने जो मिसाइल दिफाई निजाम के जरिए उनके दिफा को डिस्टर्ब किया। मगर जब सीज फायर के बाद भी उन्होंने हमला किया और हमें मिसाइल आके लगे, इसका मतलब है कि एयर डिफेंस जो है वो वाकई ठीक है कि हमें बेहतर करने की जरूरत है। ताबिश साहब, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाब हुआ, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। अमेरिका पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखता है, बैनुल-अक़वामी ताकतें पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखती हैं, ये सबके सामने है। और ये ज़िंदगी एक मौत का मामला था जिस वक्त ये जंग जारी थी, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और भारत को न सिर्फ दिफाई तौर पर शिकस्त दी जंगी महाज पर, लेकिन उसके साथ भी अमन का पैगाम कायम रखा। लेकिन ताबिश भाई, मीम्स बहुत बने उस दौरान भी, बहुत मीम्स बने। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए हम लोग ना इसको इतना सीरियस लेते नहीं इंडिया को, जितना इंडिया हमें लेता है। उनकी आप नरेंद्र मोदी को देख लें, उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है इट इज ऑल अराउंड पाकिस्तान कि हम ये कर देंगे। वो इंडिया में कल्चर है कि वो उनकी इलेक्शंस ही पाकिस्तानी नैरेटिव पे चलते हैं। उनकी पूरी, इतने बड़ा मुल्क अपने आप को कहते हैं, उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के दो लोगों के इर्द गिर्द बनी हुई है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तो ये सोचते नहीं कुछ इंडिया के बारे, हम इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते इंडिया के बारे में। और इंडिया मतलब इतना चीता बनता है, ये बनता है, अपना वो सुपर पावर कहता है दुनिया भर में। उनको जब भी इंडिया का नाम लिया जाता है साथ में हमारा ही नाम लिया जाता है, पढ़े हुए हमारे साथी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको मतलब खुद अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, दुनिया में और कोई नहीं समझता। तो हम क्योंकि उनसे डरते ही नहीं है, हमारा ये मामला ही, वो डरते हैं हमसे, तभी तो इलेक्शन में हमारी बात करते हैं। तो जब हम डरते ही नहीं है तो हम तो इस चीज को, पूरी चीज को ही मजाक समझ रहे थे। और मतलब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जब मैं अमेरिका में होता तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे मेरे घर से, मेरी बेगम के जहाज में। जब मैंने खोला मोबाइल तो लिखा हुआ था कि भाई जंग स्टार्ट हो गई है, बड़ा हमें डर लग रहा है, ये है वो है, आवाजें थोड़ी आ रही है। मैंने कहा तो तुम लोग कहाँ हो? तो कहने लगी अभी तो हम फिलहाल कबाब खाने लिबर्टी आए हुए हैं लाहौर में। तो हमारी सीरियसनेस का तो ये लेवल था कि एक्साइटमेंट थी इसकी लोगों को। अब यार जंग लगी हुई है, मतलब पंजाब में तो जंग लगती है ना, लोग कराची में लोग जंग देखने गए हुए थे सीढ़ियों पे। यार वहाँ आपको पता है हमें देखने का शौक है, जंग वंग लगती है, सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, तो हम रुक नहीं पाते, हमें तो वो देखने जाना होता है। तो हम तो इस तरह एंजॉय कर रहे थे। तो मीम इज हाउ वी, जो कॉमन आदमी है पाकिस्तान का, वो हमारा वेपन ऑफ लाफ डिस्ट्रक्शन है। तो इंडिया की जो लाफ डिस्ट्रक्शन हमने की है वो मीम्स के थ्रू की है। और वो हमारे जो आवाम थी, हम लोग थे, हमारा वो तरीका था शो करने का कि हम इस तरह से लड़ रहे हैं इंडिया से। पाकिस्तानी बिल्कुल जिंदा दिल कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। ताबिश हाशमी साहब, शाहजेब खानजादा साहब, शहजाद इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का 1 बरस होने पर खुसूसी नशरियात जारी रहेगी।